Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals based on the resistivity, conductivity and conductance. And in this class, first of all, we have to know about the carriers of current. Who carry the current? So, there are many types of matter and exist in the different states like solid state, liquid state, gaseous state. Okay. So, different type of current carriers present in the different states of the matter. Okay. So, first of all, we have to know about what is the speed of electron in solids. Solids में जो हमारा चार्ज कैरियर्स क्या हैं, तो सॉलिड्स में आप जानते हो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही हमारे जो है चार्ज कैरियर्स होते हैं। किसमें? सॉलिड्स में। ठीक ना, सॉलिड्स में हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है कि लिक्विड में क्या होंगे। तो लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आप देखते ही होंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो ब्रेक हो जाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। ठीक है ना, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही तमाम सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो लिक्विड्स में जो करंट का कंडक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसीलिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिल पाते। ठीक ना, प्योर वाटर जो एकदम डिस्टिल्ड वाटर होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद नहीं होते हैं। तीसरा है हमारा गैसेस। गैसेस में जो कंडक्शन होता है वो आयनाइज्ड गैस की वजह से होता है। आयनाइज्ड गैस की वजह से सारे गैस जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, जो आयनाइज हो जाएंगे वो। और फोर्थ होता है हमारा जो कैथोड रेज वगैरह होते हैं, जैसे कि ट्यूब जो होते हैं उनमें जो हमारा मिलता है। जैसे कि आप देखे होंगे पहले के ज़माने में जो टेलीविज़न होते थे उनमें पिक्चर ट्यूब होता था, कैथोड रेज वहाँ से निकलती थी और उन्हीं कैथोड रेज से जो है करंट का फ्लो होता था, तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। तो चौथा हमारे पास है वैक्यूम ट्यूब्स। इनमें जो चार्ज का कंडक्शन होता है वैक्यूम ट्यूब्स में ये हाई पोटेंशियल पर जो होते हैं इमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सराउंडिंग में वैक्यूम में इमिट हो जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो प्लेट्स लगी होती हैं उनको हाई पोटेंशियल पे रखा जाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। और इसी को हम आगे चल के चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हमारे पास जो है चार तरह के ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें हमारा जो है करंट फ्लो कर सकता है। सॉलिड्स में फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, गैसेस में आयनाइज्ड गैसेस की वजह से, और वैक्यूम ट्यूब्स में इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इनमें जो है अब हमें जो मेजरली पढ़ना है यहाँ पर, ये बस पढ़ना है सॉलिड्स में जो मैंने छोड़ दिया है, इसी को हमें पढ़ना है कि कैसे करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, कैसे फ्लो करना शुरू करता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जान लेते हैं और फिर उसके आगे रिलैक्सेशन टाइम पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है समझ लें। जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि कंडक्टर में आपको मालूम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्टर है।
ये है सब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं किस वेलोसिटी से, और उस वेलोसिटी को कहते हैं रैंडम थर्मल वेलोसिटी, ठीक है ना। रैंडम थर्मल वेलोसिटी, जैसे मान लिया जाए कोई इधर चल रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर आ रहा है, और कोई इस डायरेक्शन में आ रहा है, कोई इधर की तरफ जा रहा है। कोई इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ एक ले लिया हमने जो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं रैंडम थर्मल वेलोसिटी। रैंडम थर्मल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है रैंडम थर्मल वेलोसिटी। जैसे आप जानते ही हैं कि कोई कंडक्टर रखा रहेगा तो रूम टेम्परेचर पे तो कम से कम रहेगा ही, तो वो वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके इधर उधर रैंडमली उसी में इधर उधर जिगजैग घूमता रहता है। और जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी होती है वो 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होता है। 10⁻27 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कंडक्टर्स के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये जो मैंने कुछ देखने के लिए बनाया है, लेकिन ये बहुत डेंस होते हैं, यहाँ पे भरे पड़े होते हैं एकदम, सब इधर उधर घूमते रहते हैं। अब बात आती है रैंडम थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे एट रूम टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू रूम टेम्परेचर और हीट absorbed by the temperature. This velocity is called random thermal velocity. अब आप सोच रहे होंगे कि ये जब इधर उधर मूव कर रहे हैं और आपको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट है, तो फिर यहाँ करंट क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो पाता है? बिल्कुल, तो उसका कारण ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कोई एक आध इलेक्ट्रॉन जरूर मिल जाएगा जो इसके अपोजिट जा रहा होगा। जैसे मैंने ये ऊपर जा रहा था तो ये नीचे की तरफ दिखाया, तो ये इधर की तरफ करंट कंस्टिट्यूट करना चाहेगा ना, तो ये उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट वेलोसिटी क्या मिल जाएगी दोनों की? जीरो। अब ये जो है इधर जाने की कोशिश कर रहा था, तो ये उसके उल्टा आ रहा है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। ये इधर जा रहा है ना, तो ये नीचे आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, ये भी कैंसिल। ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे ही मैंने बनाया ये पेयर में जानबूझ करके आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें किसी अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के मोशन को अगर आप स्टडी करें, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो उसके अपोजिट होगा और उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इसीलिए रूम टेम्परेचर पर कोई कंडक्टर रखा हो तो उसमें जो करंट होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। आई की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। अब हम अगर एक वर्ड आता है एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी। एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी को अगर सोचा जाए क्या होगा, तो मान लिया जाए यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन का एवरेज थर्मल वेलोसिटी U1 है, दूसरे का U2 है, तीसरे का U3 है, चौथे का U4 है, प्लस एंड सो ऑन UN है। ठीक है, इनका एवरेज निकालना रहेगा तो n से डिवाइड करेंगे। आइए जरा देखते हैं, U1 अगर इसको मान लिया जाए ना और U2 इसको मान लिया जाए, तो दोनों अपोजिट हैं। अगर U1 को प्लस लिखोगे तो U2 को माइनस लिखना होगा। अगर इधर की दिशा को प्लस मानते हो तो नीचे की तरफ को माइनस मानना होगा। तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर दिए, ये आपस में सब कैंसिल हो जाते हैं। हर एक के अपोजिट जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। इसलिए एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी आपका क्या होता है? ज़ीरो होता है, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है ना पूरे का सम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मान लो ये U1 इधर जा रहा है तो U2 उधर जा रहा है, दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, कैंसिल। इक्वल तो होंगे ही क्योंकि सेम टेम्परेचर पर है तो सेम वेलोसिटी से सभी मूव करते हैं, पर अलग अलग लिखने का मतलब ये है कि इनके डायरेक्शन क्या होते हैं? अलग होते हैं। किसी वेक्टर को हम इक्वल तभी कह सकते हैं जब उनके डायरेक्शन के साथ साथ उनका जो है मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। मैग्नीट्यूड बस इक्वल होने से वो इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दो चीज़ जाने, एक रैंडम थर्मल वेलोसिटी और एक एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी। तो एवरेज जो होता है वो हमारा रैंडम थर्मल वेलोसिटी का क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इसके बाद, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी था
कि रैंडम थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, उसका एवरेज 0 होता है। ये सबके माइंड में होना चाहिए, उसको नोट भी कर लेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पास करके फिगर बनाएंगे, नोट कर लेंगे, और इसका डेफिनेशन भी मैं बोला हूँ उसको भी नोट कर लेंगे। अब मान लिया जाए इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होंगे उसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैटरी से हमने कनेक्ट किया, तो बैटरी क्या करता है, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना शुरू कर देता है इसके अंदर। इस कंडक्टर के इनसाइड जो है कंडक्टर के इनसाइड नहीं, इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि E और V में रिलेशन होता है E = V/L, ठीक है ना, लेंथ के अकॉर्डिंग काम करता है ये। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, ये निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निगेटिव है, और ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर की तरफ टर्न करना शुरू कर देते हैं। टर्न करना मतलब मोशन अपना इधर की तरफ शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये धक्का दे रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है। सब इधर इसी दिशा में आना शुरू हो जाते हैं, एक दिशा में। ठीक है ना। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर हमने बैटरी लगा दिया है, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। मतलब आप ओम्स लॉ पढ़े थे, वहां पर स्टेटमेंट में बोला जाता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यानी किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है ना, वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों ना हो, अगर ये वोल्टेज हटा दोगे तो फिर ये इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि रैंडम वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है एवरेज उसकी। करंट कोई नहीं मिलता हमें, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसमें क्या है, इन पर फोर्स लग रहा है, तो ये अब मजबूरन एक दिशा में फ्लो करेंगे। और जब एक दिशा में जाएंगे ना, तो जब चार्ज का मोशन एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग। यही वर्ड मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रिफ्ट क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कहीं भीड़ इकट्ठी हो, इधर उधर सब भाग रहे हो, और वहाँ पर जो एक ही रास्ता निकलने का और वहीं पे एक शेर छोड़ दिया जाए, सब उधर ही भागेंगे एक दिशा में, तो उसी को ड्रिफ्टिंग कहते हैं हम। जब किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो हमारे कंटेंट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट है, वो एक ही डायरेक्शन में मोशन शुरू कर दे उसके अंडर में, तो उसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट, ठीक है ना। ड्रिफ्ट उसको सिर्फ बोलते हैं, ये वर्ड ड्रिफ्ट का मतलब मैं बता रहा हूँ। अब ये सब एक दिशा में फ्लो करना शुरू कर दिए, तो ये करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इसके अंतर्गत। अब आप खुद सोचो कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो वो एक्सिलरेट होते हैं, यानी धीरे धीरे एक्सिलरेट होना मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना उनकी, वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी फोर्स की वजह से। और जब बढ़ने लगता है तो एक्सिलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है। इसका मतलब, हाँ, दूसरी बात, कल मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस में कि ये एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है अगले इलेक्ट्रॉन से जाके क्या हो जाए, टकरा जाए बेचारा। तो टकराता है ना, तो उसका अब स्पीड क्या हो गया, फिर आ गया ग्राउंड लेवल पर, फिर धीरे एवरेज थर्मल वेलोसिटी से शुरू करके थर्मल वेलोसिटी से शुरू करके फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा फोर्स की वजह से। तो ऐसे में टाइम लग जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो चार्ज के फ्लो में जो क्या हुआ, बाधा एक आ गया ना कोलिजन की वजह से, उसी चीज़ को रेजिस्टेंस हम कहते हैं। तो रेजिस्टेंस कुछ और नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से जो डिले होता है उसी को हम, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई बाधा पड़ गई, हो सकता है कि कुछ पेड़ गिरा है, वो एक ऑब्स्टेकल है कि नहीं, फिर हम लेट हो गए कि नहीं, तो वो एक रेजिस्टेंस हमारे लिए काम करना, एक मतलब रेजिस्टेंस की तरह पेड़ गिरा हुआ है हमारे रास्ते में। उसी तरह से जो कोलिजन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के मोशन के बीच में जो है एक अवरोध उत्पन्न कर देता है। कोलिजन की वजह से बेचारा स्लो डाउन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, तब तक कहीं फिर टकरा गया, फिर स्लो डाउन हो जाएगा। उसी से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो रेजिस्टेंस एक फैक्टर है जो क्या होता है, डेवलप हो जाता है, किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया। अब ड्रिफ्टिंग तो शुरू हो गई, अब हमें देखना है कि ये एवरेज वेलोसिटी क्या इनकी मिलेगी, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर से टकराएगा, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा जल्दी ही टकरा जाएगा, तो हर कोई अलग अलग
स्पीड एक्वायर कर पाएगा ना। जैसे मान लीजिए ये दौड़ते हुए आया और यहाँ आके टकराया और ये जस्ट अगले से ही टकराया, तो ये जल्दी टकरा गया और ये थोड़ा देर से टकराया, तो कितना कौन वेलोसिटी एक्वायर करेगा, उसी के एवरेज को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहीं पर हम डिफाइंड कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट एवरेज वेलोसिटी अराइजेस under the influence of external electric field applied across the ends of the conductor in a single direction। मतलब एक एक्सटर्नल बैटरी के इन्फ्लुएंस में एक ही दिशा में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉनों के जो वेलोसिटी का एवरेज होगा उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जितना इन सब का इंडिविजुअल वेलोसिटी होगा उन सब का क्या कर लें हम एवरेज ले लें, तो उसी एवरेज को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ध्यान रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के एक्वायर्ड वेलोसिटीज़ का क्या है एवरेज है। तो ये हमारा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन आप जो है बुक से या फिर वीडियो से ही नोट कर लेंगे। अब जो हमें यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज या लेट अस कंसीडर एन एक्सटर्नल फील्ड applied across the ends of the conductor let us consider an external field is applied across the ends of the conductor। कंडक्टर के एंड्स पर हमने जो है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया हुआ है। So electron moves in the opposite direction of field with a force of माइनस ई इंटू कैपिटल ई। देखिए F इजिकल्स टू होता है Q इंटू ई। Q की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई, तो माइनस ई हमने लिख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्सटर्नल हमने कंसिडर किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई लिख देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ। तो ये हमारा फोर्स लगेगा। अब जब फोर्स लगेगा तो आप जानते ही हो फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना, मतलब उसकी वेलोसिटी को लगातार क्या करने लगेगा, बढ़ाने, यानी उसका जो थर्मल वेलोसिटी था वो अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। देन एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू ई, एफ है, एफ आपको पता है A इज इक्वल्स टू होता है F बाई एम, फोर्स अपान मास। F का वैल्यू हमारे पास, फोर्स का वैल्यू है माइनस ई इंटू ई अपान एम। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अब हम सपोज कर लेते हैं सपोज थर्मल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज U1। पहले एक इलेक्ट्रॉन है जिसका थर्मल वेलोसिटी U1 है, एंड टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन वन कोलिजन इज τ1। मतलब
जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, शुरुआत में ही ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी जो हीट की वजह से मैंने बताया था, थोड़े बहुत वेलोसिटी इधर उधर रैंडम करते हैं, उस वेलोसिटी से चल रहा होगा। अभी जैसे ही ये बैटरी लगाओ तो फील्ड जो है इसकी स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, बढ़ते बढ़ते आया और ये टकरा गया। तो यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक टकराने के बीच में कितना स्पीड बढ़ा इसका, वो हमें पता करना है। तो हमने क्या किया कि सपोज कर लिया कि थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का u1 है और टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन वन कोलिजन इज τ1 है, ये टाउ है। ठीक है, ये हमारा τ1 है। देन क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देन v1 इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो ये हो जाएगा u1 प्लस एक्सीलरेशन a हम यहाँ निकाल चुके हैं f/m इंटू τ1 हो जाएगा, ये टाइम वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा v1, या रहने दिया जाए अभी, ये हो गया हमारा पहला v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a τ1। सिमिलरली हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है एक कोलिजन के बाद इतना, कोलिजन से जस्ट पहले इतना हुआ, तो सिमिलरली अदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस a τ2। ठीक है भाई, v2 स्पीड एक्वायर किया, इनिशियल उसका थर्मल स्पीड u2 था, एक्सीलरेशन नहीं बदलेगा क्योंकि सब पर एक बराबर फोर्स लग रहा है, और टाइम जो है बदल गया, τ2 हो गया। थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके लिए हो जाएगा v3 इज इक्वल्स टू u3 प्लस a τ3, ये हमारा हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे ही सभी इलेक्ट्रॉनों का हमें क्या होता रहेगा, मिलता रहेगा। ठीक ना, फिगर आप साइड में ड्रॉ कर लेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये बस समझने के लिए हमने जो है ड्रॉ किया था। ये हमारे पास मिल गया। अब जो है हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको पता था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये कोलिजन से पहले वेलोसिटी एक्वायर करते हैं उनका जो एवरेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एंड सो ऑन मैंने यहाँ लिख दिया, चाहे तो आप vn यहाँ लिख सकते हैं, vn इज इक्वल्स टू हो जाएगा un प्लस a τn। ठीक है ना। अब जो है हमारे पास जो है एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमें पता कर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता करनी है। यहाँ पर लिखेंगे एवरेज ऑफ these velocities are velocities are drift velocity। मतलब इन जो v1 v2 v3 vn हमने निकाला है, ये हमारा इसका एवरेज ले लें। मतलब vd अगर हमें निकालना है तो इसका हमें लेना होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन vn अपान n, इसका एवरेज निकालना है। v1 का जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पर है u1 प्लस a τ1, u1 प्लस a τ1, ठीक है, प्लस v2 का वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगा u2 प्लस a τ2, u3 प्लस a τ3 प्लस एंड सो ऑन, un इज इक्वल्स टू हो जाएगा a τ3। यहाँ मैं इसके आगे का जो टर्म है यहाँ का ऊपर लिख दिया हूँ, और डिवाइडेड बाई कितने टर्म्स हैं ये n, तो n से हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा है v1 का वैल्यू, ये है v2 का वैल्यू। यहाँ पर देख लीजिए v2 का वैल्यू u2 प्लस a τ2 लिखा हूँ,
V3 का वैल्यू यहाँ से नोट कर लिया हमने, और एंड सो ऑन। लास्ट में जो हमारा UN था यहाँ लिख दिया ऊपर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा उसको। अब यहाँ से देखा जाए तो सारे U1 इसमें है, प्लस यहाँ U2 है, प्लस यहाँ U3 है, एंड सो ऑन। लास्ट वाले में UN है यहाँ पर, ठीक है, ये UN है। डिवाइडेड बाई n ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। इस सब में से हमने U1 को अलग कर लिया किनारे एक जगह। बाकी जो बचे उनमें A कॉमन है, बाकी जो बचा वो A τ1 है। A कॉमन लोगे तो ये बचेगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सो ऑन τn, अपान में भी n हो जाएगा ये। अब जरा देखिए जरा ध्यान से, U1 क्या है, थर्मल वेलोसिटी है पहले इलेक्ट्रॉन का, U2 थर्मल वेलोसिटी दूसरे इलेक्ट्रॉन का, U3 थर्मल वेलोसिटी है तीसरे, एंड सो ऑन nn तक का, और अपान n किया हुआ मतलब एवरेज थर्मल वेलोसिटी लिया गया है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है थर्मल वेलोसिटी का। इसी वीडियो में मैंने शुरुआत में जब आपको थर्मल वेलोसिटी बताया था, तो थर्मल वेलोसिटी का एवरेज 0 होता है। तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये पूरा का पूरा। अब बचा जो हमारे पास वो बचा A, और यहाँ पर देखिए τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 τn अपान n। अगर A को छोड़ के बाकी को देखा जाए तो अगर A जो है वो टाइम है पहले इलेक्ट्रॉन का अगले इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के बीच में, τ2 जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन का उसके नेक्स्ट कोलिजन में टाइम है। तो इनको हम कहते हैं टाइम टेकन बाई सक्सेसिव कोलिजन। τ1 क्या है, टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन इन सक्सेसिव कोलिजन, τ2 टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड, टाइम टेकन बाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन सक्सेसिव कोलिजन एंड सो ऑन। तो n से जब डिवाइड करोगे और n A भी है तो इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कह देते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का अगले इलेक्ट्रॉन से टकराने का जो औसत समय है, एवरेज टाइम है, वो हमारा हो जाएगा टाउ, ठीक है। ये हमने टाउ ले लिया। अब उसको याद रखना होगा हमें, वेयर टाउ इज इक्वल्स टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड τn अपान n। ये टाउ है और इसको हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ को कहते हैं। मतलब ये ए हमने यहाँ लिखा और इस पूरे की जगह हमने टाउ लिख दिया, जहाँ टाउ इक्वल्स टू ये पूरा है, यही सारा टाउ के इक्वल है, और उसको हम पढ़ते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब हमें वी की वैल्यू जो मिली वो मिल गई ए इंटू टाउ, जहाँ ए एक्सेलरेशन है और टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। अब अगर आपसे पूछें व्हाट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो आप बोलोगे टाइम टेकन बाई ईच इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन, या एवरेज टाइम टेकन बाई द एवरेज टाइम टेकन बाई द इलेक्ट्रॉन्स इन सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ तक नोट कर लेंगे। अब मैं इसको मिटा करके इधर करने जा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड मेरा पूरा भर चुका है। आप इसको पास करके जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे से यहाँ नोट करेंगे हम। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आ गया रिलैक्सेशन टाइम का। मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, जब कोई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है ना, ड्रिफ्ट मतलब कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो फ्लो होता है, तो अगले इलेक्ट्रॉन से कोलिजन की संभावना रहती है, चांसेस रहते हैं। तो जब वो एवरेज वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर फोर्स लगने लगता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगती है और अगले इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के टकराने में जो टाइम लगता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का। तो हम ये बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम इज दैट टाइम इंटरवल इन विच इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, ओके। या रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन सक्सेसिव कोलिजन, ओके। ये हो गया रिलैक्सेशन। अब एवरेज रिलैक्सेशन पूछेगा तो यही उसमें एवरेज वर्ड यूज कर देंगे। एवरेज ऑफ
एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें जो इक्वेशन 1 में निकाले थे तो वी डी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू, याद करिए, माइनस ई कैपिटल ई अपान एम मिला हुआ था हमें, ठीक है, मिट गया है लेकिन इक्वेशन में यही मिला हुआ था, चेक कर लीजिएगा आप, इनटू टाउ हो जाएगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, फार्मूला होता है वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपान एम। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, क्योंकि और कोई बाकी वेक्टर है नहीं, स्मॉल ई टाउ और ये सब वेक्टर नहीं है, ये सब फैक्टर्स हैं। तो ये हमारा जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला मिल गया, ठीक ना। तो हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जान गए इस वीडियो में, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है जान गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, और कोई भी डाउट हो तो 1-2 बार वीडियो को देखने के बाद अभी ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट करेंगे, बताएंगे, या कभी आपको रूटीन में बुलाया जाता है तो आप वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।